हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट किए थे। ऑर्गेनाइजिंग के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस। ये कौन कौन से हमें स्टेप करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, हम इसको कैसे पूरा करते हैं, ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस है। अगर ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस है तो हमें उसमें मेनली 4 स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। जब हम स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स का मतलब होता है एक सीक्वेंस। मीन्स आप पहले कौन सा स्टेप करेंगे, हमारे लिए कौन कौन से हमें स्टेप करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्क को कैसे डिवीजन किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि हम डिपार्टमेंट बनाएंगे। थर्ड स्टेप जो रहेगा उसमें रहेगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, हम किस तरह से ड्यूटीज को असाइन करेंगे। और लास्ट फोर्थ स्टेप रहेगा इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशंस। अब ये किस तरह से हम इन सभी स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, हम इंडिविजुअल सभी स्टेप्स के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये हमने ऑब्जेक्टिव में डिसाइड किया कि हमने क्या अल्टीमेट गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव के क्या हैं, अल्टीमेट गोल क्या है। उन अल्टीमेट गोल को देखते हुए हम पूरे वर्क को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास जो टोटल वर्क है, हमें इसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह से हो सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, या फिर हमारे पास प्रोडक्शन करना, नई रिसर्च करना, एडवर्टीजमेंट करना, सेल करना, अकाउंटिंग करना, फाइनेंस इकट्ठा करना, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट करना, या फिर ड्यूटी को असाइन करना। इस तरह से हम पूरे वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इस स्टेप में कह सकते हैं हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को आइडेंटिफाइड करेंगे और उसे कुछ छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी हमने क्या किया, पूरे टास्क को, टोटल वर्क को कुछ एक्टिविटीज में, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क अलग अलग टाइप से हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव भी डिवीजन ऑफ वर्क अलग अलग टाइप से हो सकता है। जब हम वर्क का डिवीजन करते हैं तो हमें कुछ बेसिक से बेनिफिट भी होते हैं, क्योंकि अब हमारा वर्क जो है आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं मेंबर्स में। और इसके अलावा प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क जो है अवॉइड करता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज का मतलब यानी एक ही काम बार बार नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह से एक काम ये भी होगा कि एक ही पर्सन जो है ओवरबर्डन नहीं होगा, हम हर पर्सन में बराबर काम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इस तरह से इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। तो ये स्टेप पूरा होने के बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखिए, यहाँ पर हमने पहले स्टेप में क्या किया था, हमने पूरे वर्क को कुछ छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्टिविटीज में डिवाइड किया था। अब इस एक्टिविटीज को, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होंगी, हम उनको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद, जैसे हमने सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर दिया, अब ग्रुप करने के बाद हम क्या कर दें, डिपार्टमेंट बना देंगे। जैसे आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए आपने क्या डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन और रिसर्च के लिए आप क्या डिपार्टमेंट बना देते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एडवर्टीजमेंट और सेल के लिए आप डिपार्टमेंट बना देते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आप बना देते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन और असाइनिंग ड्यूटी के लिए आप एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हो, जिसे हम कह देते हो पर्सोनल डिपार्टमेंट, कर्मचारी का डिपार्टमेंट। इस तरह से आपने पूरे वर्क को, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड किया था, उन सभी एक्टिविटी को कुछ ग्रुप्स में आप बनाकर एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हो। तो इस स्टेप में हमने मेनली क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने जो टोटल वर्क था
उसको पहले कुछ एक्टिविटीज हमने डिटरमाइन की, जो फर्स्ट स्टेप था। इस स्टेप में हमने उन एक्टिविटीज को ग्रुप्ड किया और उनके डिपार्टमेंट क्रिएट किए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो किस टाइप के डिपार्टमेंट बनाएंगे। अगर आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो वहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेट, इंग्लिश डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट होंगे। अगर आप प्रोडक्शन में हो तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा टाइप के होंगे। अगर आप किसी और टाइप के बिजनेस में हो तो उस टाइप के बिजनेस में किसी अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो किस नेचर का वर्क करते हैं और उनके डिपार्टमेंट किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं, उनकी सिमिलर एक्टिविटी को किस तरह से ग्रुप किया जा सकता है। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन के कुछ बेनिफिट भी हैं। क्या क्या बेनिफिट है? बेनिफिट में सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी जो होगा फैसिलिटेट करेगा स्पेशलाइजेशन को। मीन्स अब आपने अलग अलग जो डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों की स्पेशलाइजेशन होगी, वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाते हैं, उनकी एफिशिएंसी और स्किल ज़्यादा अच्छे होंगे प्रोडक्शन में, वो चीज़ों को प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का भी और ह्यूमन रिसोर्स का भी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स पर्सनली ग्रो कर रहे हैं, उनके स्किल पहले से बढ़ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स का इसमें ज़्यादा होगा। अब लास्ट हमारे पास है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं उसको आंसरेबिलिटी ना समझिए। आंसरेबिलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति जवाबदेही होना। जवाबदेही का मतलब अगर मुझसे काम मैं कोई करता हूँ, मैं गलत कर देता हूँ तो उसके लिए मैं जवाब दूंगा, मेरी आंसरेबिलिटी बनती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी को वर्क असाइन करना, मुझे काम देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस काम के प्रति मुझे कुछ पावर्स देना अथॉरिटी है और उस पावर्स को यूज करने के लिए मैं जवाबदेह हूँ, ये आंसरेबिलिटी है। तो ये हमारे पास बेनिफिट थे डिपार्टमेंटलाइजेशन के। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अंडर दिस स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड। इस स्टेप में हम एक पर्सन की या फिर हमने एक पोस्ट क्रिएट की है उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी ये डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये पोस्ट है और ये ड्यूटीज है। जिस तरह से एक परचेज मैनेजर जो है उसकी ड्यूटीज क्या हैं, परचेज ऑफ मटेरियल। एक पोस्ट है सेल मैनेजर, उसकी ड्यूटीज क्या है, सेल ऑफ गुड्स। जिस तरह से एडवर्टीजमेंट मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी, प्रमोशन ऑफ गुड्स, प्रमोशन ऑफ गुड्स या फिर प्रोडक्ट जो रहेंगी सर्विसेज है। और इसके अलावा अगर फाइनेंशियल मैनेजर है तो उसकी ड्यूटीज क्या रहेंगी, अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस। अब हमें इस स्टेप को पूरा करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या है, वाइल असाइनिंग द ड्यूटीज इट इज इंपॉर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ वर्क एंड कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom the work is assigned। मीन्स हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि एक पर्सन जिसको एक काम दिया जा रहा है, क्या वो पर्सन उस वर्क के अकॉर्डिंग कैपेबल है। हम ये मैच करेंगे उस पर्सन की कैपेबिलिटी को और ड्यूटीज को हम मैच करेंगे। यानी एक पर्सन को जो वर्क दिया जाएगा उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही वर्क दिया जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का भी बेनिफिट उठा पाएंगे। तो हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स में हमारे पास देखिए इजी टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ वर्क। वर्क की प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी वर्क कैसा चल रहा है, वर्क कहाँ तक पहुंचा, वो फाइनल कब तक हो जाएगा, फिनिश कब तक हो जाएगा। इसके अलावा इफेक्टिव रिसोर्सेज एलोकेशन, हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज मशीन रिसोर्सेज, जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका एलोकेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। जिस पर्सन को एक मशीन को काम करना यूज करना ज़्यादा अच्छे से आता है आप उसी को वर्क दोगे। इसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम मशीन भी कह देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है और आखिरी स्टेप है वो है इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि अब एक पर्सन अपने काम की जवाबदेही किस तरह करेगा, रिपोर्ट कैसे करेगा।
देखिए, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक गोल को अटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो इंटर रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, पोस्ट के बीच में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किसको ड्यूटी असाइन करेगा, कौन किसको आंसर देगा, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम मैनेजर और परचेज़ डिपार्टमेंट की बात करें, तो परचेज़ डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा, वो परचेज़ डिपार्टमेंट के बाकी सभी एम्प्लॉइज़ से सुपीरियर होगा, सीनियर होगा और वो अपने वर्कर को ड्यूटी असाइन करेगा। इसी तरह जिनको ड्यूटी असाइन की गई है वो अपने मैनेजर के प्रति आंसरेबल देंगे, उनको ड्यूटी पूरा करने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी दी जाएगी। उस अथॉरिटी का यूज़ करने पर वो क्या वर्क सही हुआ है या गलत हुआ है, जैसा भी वर्क हुआ है उसके लिए वो रिपोर्टिंग करेंगे अपने सीनियर को। इस तरह से यहाँ पर जो इंटर रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने ज़रूरी हैं। मीन्स रिपोर्टिंग सिस्टम क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये थे आपके सभी के सभी स्टेप्स जो हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।